मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे एक ज्वलंत इशू बांग्लादेश के किस्मत में क्या भारत के यूक्रेन बनना लिखा है। आप लोगों को मालूम है कि 2024 में 5 अगस्त को शेख हसीना के सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार बन के सत्ता हासिल किया है, जो जमाते इस्लामी, जॉर्ज सोरोस और अमेरिका के पपेट हैं। बांग्लादेश के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार एक राष्ट्र के सीईओ के रूप में शासन कर सकता है। तो चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका समर्थन मिलता रहे और अच्छे वीडियो अपन बनाते रहें। मित्रों, आप लोगों को मालूम है कि 2024 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार, जो पिछले 15 साल से सत्ता में थी, उनको पदच्युत करके मोहम्मद यूनुस को पपेट के रूप में बांग्लादेश में बिठाया गया। और किसके पैकेट? जमाते इस्लामी, जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिकाई इन्वेस्टर है, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जो दुनिया के मीडिया में इन्वेस्ट करता है और उसके एजेंडा रहता है कि अमेरिका और तथाकथित सेकुलर फ्रंट के लिए काम करना। और जमाते इस्लामी, सब ने मिलके एक षड्यंत्र के तहत शेख हसीना के सरकार को बर्खास्त करके मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार और शासक के रूप में बांग्लादेश में बिठाया। तो यहाँ पे अपन एक आकलन कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश भारत के यूक्रेन बनेगा। अभी तक मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, इससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश भारत के लिए यूक्रेन बनने की ओर बढ़ रही है। मैं आपको भारत, बांग्लादेश, रूस, यूक्रेन में जो ऐतिहासिक समानता है उसके बारे में पहले चर्चा करूं। बांग्लादेश कब बना और उसके पहले इतिहास क्या है, तो आप सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट से पाकिस्तान लिया। तो अविभाजित भारत में जो मुस्लिम बहुल इलाके पूर्व और पश्चिम में थे, वो 1947 में पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना। और मुस्लिम लीग का असल मरकज गढ़ बांग्लादेश ही रहा, पूर्वी बंगाल ही रहा। आपको मालूम है मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुआ था 1906 में, और 1937 और 1946 के चुनाव के तहत मुस्लिम लीग की जिस राज्य में सरकार बनी वो बंगाल थी। बंगाल में 37 में और 1946 में मुस्लिम लीग की सरकार बनी।
और उसी मुस्लिम लीग के आंदोलन से या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहमति से भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान जो था वो 1971 में मुक्ति वाहिनी के आंदोलन और भारत के सहयोग से बांग्लादेश नामक राष्ट्र बना। और उस बांग्लादेश में प्रथम राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता बने बंगबंधु अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान मात्र 3 साल वहां शासन कर पाए थे और 1975 में 15 अगस्त के दिन जानबूझ के पाकिस्तान के षड्यंत्र के तहत 15 अगस्त जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 1975 के सैनिक तख्तापलट के तहत उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। शेख हसीना और उसकी छोटी बहन जो विदेश में पढ़ रही थी इसके कारण बच गई, बाकी पूरे परिवार को मार दिया गया। और सैनिक तख्तापलट करने वाला सैनिक अधिकारी जियाउर रहमान, उस जियाउर रहमान ने अप्रत्यक्ष रूप से 75 में ही सत्ता हासिल किया और 1977 में पूर्ण रूप से सत्ता हासिल कर लिया और राष्ट्रपति बन गए वहां के। और 1981 में उसी जियाउर रहमान के भी हत्या कर दी गई, जिसकी पत्नी बेगम खालिदा जिया है जो बांग्लादेश के 2-3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके फाउंडर जियाउर रहमान थे, उसके 2-3 शासनकाल में पूरे भारत के आतंकवादियों के शरणगाह थी बांग्लादेश, आप लोग सब जानते हैं। और वही बांग्लादेश जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले शासन किया, जिनको राष्ट्रपिता माना जाता है अवामी लीग द्वारा, अभी तो राष्ट्रपिता की उनके जो स्टेटस था उससे उनको हटा दिया गया है। और ये मुजीबुर रहमान की जो सरकार बनती है 5 अगस्त 2024 में, फिर भारत विरोधी कार्य शुरू कर देती है और भारत को कई तरह से परेशान करने के लिए कार्य करना शुरू करती है। जिसका उदाहरण अभी है कि अभी मोहम्मद यूनुस चीन के यात्रा में गया था, तो वहां चीन पे कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उसके हम गार्डियन हैं और हम जब चाहें तब भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको कट कर सकते हैं और आइए बांग्लादेश में इन्वेस्ट कीजिए और भारत के जो 7 राज्य के गार्डियन हैं उसके आप फायदा उठाइए। मतलब सीधा सीधा ये अमेरिका और जमाते इस्लामी के पपेट यूनुस सीधा सीधा चीन को आमंत्रित कर रहा है कि आइए हमारे यहाँ अड्डे बनाइए बांग्लादेश में और हम दोनों मिलके भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को कट कर देंगे और आप कब्जा कर लेना। आप दावा तो कर ही रहे हो अरुणाचल प्रदेश में। ये मोहम्मद यूनुस का एजेंडा था और खुलेआम प्रेस के सामने उसने चीन में कहा था। और जो तीसरा जल समझौता हुआ है चीन और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें तट को संरक्षण और निर्माण कार्य चीन को सौंपा गया है और चीन को वहां आमंत्रित करके अड्डे दिया गया है,
और अभी असम के सीमा में जो ब्रिटिश कालीन हवाई पट्टी था उसको चीन को सौंपा जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के पहले बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल ने प्रेस में कहा था कि अगर भारत पाक युद्ध होता है तो हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हमला करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 7 सिस्टर्स हैं उनको कट कर देना चाहिए और कब्जा कर लेना चाहिए। अब बांग्लादेश के यूनिवर्सिटियों में जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग द्वारा सेमिनार आयोजित करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया यूट्यूबरों के द्वारा ये सेमिनार चर्चा किया जा रहा है। और ग्रेटर बांग्लादेश में पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा को दिखाया जा रहा है, भारत को उकसाया जा रहा है। जिस भारत ने बांग्लादेश को बनाया, जिस भारत ने बांग्लादेश को पाला, वर्षों तक बिलियन डॉलर सहयोग किया, बिजली दिया, पेट्रोल दिया, चावल दिया, उसको आंख तरेर रहा है। तो मैं जो समानता की चर्चा किया, क्या समानता है भारत, बांग्लादेश और रूस और यूक्रेन का। अब आपको बताता हूं कि रूस और यूक्रेन लगभग शताब्दियों तक सोवियत संघ के, रूसी जार शासन के, जब सोवियत संघ नहीं बना था उस समय जार थे वहां, कम्युनिस्ट क्रांति के पहले किंग जार डायनेस्टी की रूल थी। उस समय भी यूक्रेन रसिया के अधीन था, रसिया के अंडर था। और सोवियत संघ के काल में जो 1917 से 1991 तक 91 तक सोवियत संघ के पार्ट रहा। जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश भारत के पार्ट था, फिर भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान के पार्ट बना, फिर बांग्लादेश बना। तो दोनों, रसिया के पार्ट रहा यूक्रेन। और गोर्बाचोव के समय पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के तहत जो पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना आंदोलन शुरू हुआ और जिसमें रूस की खोखली अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने आई और सोवियत संघ क्लेप्स हो गया और 15 राष्ट्रों में विखंडित हो गया, उसमें एक यूक्रेन था। लेकिन यूक्रेन बनने के बाद, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कॉमनवेल्थ बनाया था रूस और 14 राष्ट्रों ने, उसमें यूक्रेन भी था। और विखंडन के बाद सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद रूस ने और उसके वर्सा संधि के मित्र राष्ट्रों ने वर्सा पैक्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि कम्युनिज्म समाप्त हो गई और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और अमेरिका नेतृत्व पश्चिमी राष्ट्रों ने कहा कि आप वर्सा पैक्ट को, एक कम्युनिस्ट व्यवस्था के तहत था, इसको समाप्त कर दीजिए। ये नाटो के काउंटर में बनाया था 1954 में वर्सा संधि, जिसमें 10-12 राष्ट्र थे साम्यवादी राष्ट्र, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन बिगाड़ कहाँ पैदा होता है, जब यूक्रेन में 2002 में यूक्रेन एक घोषणा करता है कि हम नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं या हमारा लक्ष्य है नाटो के सदस्य बनना। तो ये जब घोषणा करता है और रूस के कोई समुद्री सीमा साल भर खुला रहने वाला है नहीं, ये कहाँ पे मिलता है रूस को? क्रीमिया में।
और उस क्रीमिया को स्टालिन के समय यूक्रेन के पार्ट बनाया गया था और उस क्रीमिया को रूस को साल भर समुद्री सीमा मिले, इसलिए एक संधि के तहत क्रीमिया को संधि के तहत यूज प्रयोग करने के लिए रूस को दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन पश्चिमी राष्ट्रों के, अमेरिका के नजदीक आता है और नाटो के सदस्य बनने की बात करता है, यहाँ पे वर्सा संधि, वर्सा पैक्ट खत्म हो चुकी है और क्रीमिया को जो पट्टे पे अभी उपयोग कर रहा है रूस, उसके भी समीक्षा करने की बात और पीछे हटने की बात जब करती है यूक्रेन, उसके बाद पुतिन भड़क जाते हैं। पुतिन 2000 से रूस में सत्ता में है, प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, और पश्चिमी मीडिया उनके ऊपर आरोप लगाता है, वो सही भी है, कि जो संविधान बना जो 1991-92 में, उसमें इतना परिवर्तन कर दिया और उसके कंप्लायंस भी प्रॉपर नहीं हो पाया। पहले राष्ट्रपति बने, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति बने, फिर संविधान में आजीवन राष्ट्रपति बनने की बात उल्लेख कर दिया कि कोई व्यक्ति आजीवन राष्ट्रपति बन सकता है। ये भी है, लेकिन जहां रूस लोकतंत्र हो गया, G7 का मेंबर 1998 में बन गया, वर्सा संधि को समाप्त कर दिया, तो पश्चिमी राष्ट्रों को यूक्रेन को नहीं भड़काना था रसिया के खिलाफ, और यूक्रेन को आंख दिखाना शुरू नहीं करना था। जब यूक्रेन ने सब हरकत शुरू किया, उसके बाद पुतिन ने 2014 में क्रीमिया को कब्जा कर लिया और संकल्प ले लिया कि इसके औकात दिखाना है यूक्रेन को। और आप सबको मालूम है कि फिर हमला करके, जो पिछले 3 साल से चल रहा है, जो 2022 में 24 फरवरी को हमला हुआ यूक्रेन में, और अभी तक जो चल रहा है, शांति समझौता हो नहीं पाया है, और 4 और प्रांतों को पूर्वी भाग के यूक्रेन के कब्जा कर लिया यूक्रेन ने, और जो कब्जा किया है उसको लगता है पुतिन छोड़ेंगे भी नहीं। तो रूस को यूक्रेन द्वारा आंख तरेरने से, आंख दिखाने से क्या परिणाम हुआ, उसमें विश्व की हानि हुई, रूस की हानि हुई, यूक्रेन बर्बाद हो गया और यूक्रेन के बहुत सारे एरिया को रूस ने कब्जा कर लिया। आज जिसके एहसान तले दबा है, भारत के एहसान तले दबा है बांग्लादेश, बांग्लादेश वही हरकत कर रहा है जो यूक्रेन ने हरकत किया, और भारत के खिलाफ आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और चीन को उलझाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो मेरा आकलन है कि जैसे यूनुस हरकत कर रहा है और जमाते इस्लामी और ये अन्य जो संगठन है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनका जो एजेंडा है कि भारत को परेशान करना, भारत को दुश्मन बनाना और भारत के आतंकवादियों को संरक्षण देना, तो यही हरकत जारी रहेगा। मोहम्मद यूनुस का जो हरकत है वो, तो निश्चित ही भारत भी सख्त सैनिक कार्रवाई करेगी।
जिसके और इशारा अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। और बांग्लादेश भी बर्बाद होगा, भारत को भी आर्थिक रूप से कुछ परेशानी तो उठाना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश भी बर्बाद होगा और उसके कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे के क्षेत्र हैं और कई क्षेत्र हैं चटगांव के, वो भी भारत के कब्जे में रहेंगे। ऐसे भारत आज कर सकती है। ये नहीं है कि जो पहले शांति के मसीहा बन के बैठी रहती थी चुपचाप कुछ भी करो, वो स्थिति आज भारत की नहीं है। भारत की सरकारें कार्रवाई कर सकती है। तो यूनिस सरकार के इंड भारत विरोधी गतिविधियों और चीन को आमंत्रित करना और भारत को परेशान करने का जो हरकत कर रहा है, इस कारण से मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। अनुमान सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि यूनिस सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह है, कितने दिन चलेगी। उसके बाद सैनिक सरकार आ जाएगी या निर्वाचित सरकार आ जाएगी, वो किस टाइप के शासन करेगी, इन सब स्थिति और परिस्थिति पे हर अंतर्राष्ट्रीय घटना निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान जो यूनिस सरकार है उसके हरकत से तो लगता है कि बांग्लादेश के किस्मत में भारत के यूक्रेन बनना लिखा है। और रूस ने यूक्रेन का जो हाल किया और अभी भी कर रहा है, उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और बांग्लादेश को अपने उज्जवल भविष्य के लिए भारत के यूक्रेन बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी, चाहे पपेट सरकार हो, सैनिक सरकार हो, कोई पार्टी सरकार हो, अपने भविष्य को अंधकार में डालने की ओर बांग्लादेश को कदम नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि क्या बांग्लादेश भारत के यूक्रेन बनने की ओर अग्रसर हो रही है? तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।